दोस्तों नमस्कार। हम चलते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। अध्याय का नाम है शाक्य संघ में दीक्षा। कहानी स्टार्ट शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी जो इस टॉपिक से पुरानी वीडियो हैं उनको देखिए और उसके बारे में आपके कुछ कमेंट है तो हमें बताइए, ताकि हम इस जो आने वाली वीडियो को वैसे ही इम्प्रूव कर सकें और हम ऐसे ही अच्छी वीडियो बना सकें। और आगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवारजनों, मित्रजनों और जानने वालों को शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही आपके सपोर्ट से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें और हम अच्छे टॉपिक पे आगे बढ़ सकें। हम आगे बढ़ते हैं अपने कहानी पे। कहानी का शीर्षक जो हमने बताया था, शाक्य संघ में दीक्षा। कैसे गौतम सिद्धार्थ ने शाक्य संघ में शिक्षा ली और कैसे आगे उनका जीवन चला। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यही समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक उनका एक अपना सभा भवन था, जिसे वो संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से सुशोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में सारे जो इकट्ठे हुए। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के सुशोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है, यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और जब तक कोई प्रस्ताव नहीं 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृति नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार या बिना रोक टोक पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित होकर जाने की घोषणा की गई। तब शाक्य का जो पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ के संबोधन करने पर उसने कहा कि क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपने सदस्य बनकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ ने, तो मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय, उन्हें जानकर प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं, उन्हें कैसे एक एक करके करना है, वही मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अब्सेंट या अनुपस्थिति नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कहना होगा। यदि आप पर कोई भी दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर आपका अपना दोष स्वीकार करना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करने की सदस्यता आपकी से वंचित होना पड़ेगा। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते और झूठी साक्षी होने का दोषी होने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं हो सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कर्तव्य हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन और संबंधित निर्णयों से परिचित कराया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने पर भरसक प्रयास करूँगा। अब संघ का सदस्य बन गए। अब आगे
लेकिन समय के साथ उनका संघ के साथ कुछ मतभेद हुआ। अब वो मतभेद कैसे हुआ, क्या था, उसके बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ को साकेत संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ को अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था। जितनी रुचि उसने निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण एक उदाहरण था और उसे समय का सबसे प्रिय बना लिया। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना थी जो सुशोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण परिस्थिति हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलिय का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों में को डिवाइड करती थी एज एक रेखा के लाइक में। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल को पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़े में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्य और के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों ओर से लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों और कोलियों के बीच ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध के द्वारा हल किया जाना चाहिए। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ के लिए एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया है। इसके लिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाई की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इसे रोका जाना चाहिए और इससे रोकने का एक रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ की युद्ध घोषणा कर दे और जो विरोध करना चाहे बोले। सद गौतम अपने स्थान पर खड़ा हो बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा और किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी आदमी को लूटता है उसे कोई दूसरे वाला लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के से विरुद्ध कर छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी कौन था या कौन है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्ट हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने कहा, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोषमुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि हाँ, अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से कहा जाए कि वे भी अपने 2 आदमी चुने और फिर हम चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम के संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा गया वह विधिवत समर्थन में हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका संतान समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत होना आवश्यक है। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत था, वह बहुमत से में अमान्य हो गया। लेकिन सेनापति ने समय अपने प्रस्ताव की मत मांगे। सद गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरा संघ से प्रश्न है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं, बुद्धिमानी नहीं है कि एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की गतियों के लिए कोई अपने पराये में भेद नहीं किया जा सकता। उसने राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। बलिकर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हम हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों में से ही आ गया। सिद्धार्थ ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर कभी शांत नहीं होता, केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेना अधीर हो उठा। उसने बोला, इस दार्शनिक शास्त्र में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव मान्य है। हर संघ
का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का एक विचार है। उसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों की मांग मांगे, भारी मत से वो प्रस्ताव पारित हो गया। तो इस तरह संघ की मीटिंग में जो गौतम बुद्ध का प्रस्ताव था वो खारिज हुआ और सेनापति का युद्ध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह ये कैसे सिद्धार्थ गौतम संघ में शामिल हुए, कैसे उसको वहाँ पे और उसका किस बात पे संघ से मनमुटाव हुआ, तो ये कहानी जो थी इसके बारे में थी। तो हम अपनी आज की कहानी पे यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी पे। धन्यवाद।